फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था रिचिता ट्रे रखकर वापस जाने लगी, तभी रामानंद जी की आवाज़ सुनकर उसके पांव रुक गए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अब इसका हर सुख दुख तुम्हारा भी है और यहाँ के हर फैसले को जानने का अधिकार है तुम्हें। तुम भी यहीं रुको। रामानंद जी की बात सुनकर रिचिता सिर झुकाए एक और खड़ी हो जाती है। पापा, पर इतनी जल्दी सब? मेरा मतलब है कि आपने कुछ बात भी नहीं करी पहले। गौरव उलझन में था। इतनी जल्दी इस बात को सुनकर? जल्दी कहाँ, बात तो बहुत समय से हो रही थी। बस मैं सब तय होने के बाद तुम सबको बताना चाहता था। अगले महीने वो आ रहे हैं तो अब मैंने तुम सबको बता दिया। रामानंद जी ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा। सुदेश जी उनकी नज़रों से डर गई। वहीं रिचिता ने उन्हें ऐसे देखते हुए देख लिया था। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था, फिर भी इस समय उसने मौन रहना ज़्यादा सही लग रहा था। गौरव अपने ही विचारों में इतना गुम था कि उसे इस सब की भनक तक नहीं थी। पर पापा, मैं रिचिता के साथ चित्तौड़ शिफ्ट होने की? बिल्कुल नहीं। गौरव की बात बीच में काटकर रामानंद जी इतनी ऊंची आवाज़ में बोले कि एक पल को सब कांप उठे। मैं तुम्हारी वजह से देविका के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आने दे सकता, इसलिए 6 महीने तक तुम इस घर से अलग जाने की सोचना भी मत। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा इन 6 महीनों में ये विवाह संपन्न हो जाए। पर पापा, हम दोनों आते जाते रहेंगे। गौरव ने हार ना मान एक प्रयास और किया। बेटा, जहाँ धुआं होता है ना, वहाँ अगर आग ना भी हो तो भी लोग आग लगने की अफवाह उड़ाने से पीछे नहीं हटते। वैशाली नाम का श्राप कहो या कलंक, जो हमें हमारे अपराधों के कारण मिला है, जिसे हम चाहकर भी कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमारे घर में भी तुम चाहे जिस किसी कारण से अलग रहो, लोग इसे इस परिवार के अतीत से जोड़कर ही देखेंगे। सब यही कहेंगे, वैशाली की तरह इसे भी हमने परेशान किया होगा। रामानंद जी ने रिचिता की ओर इशारा करते हुए कहा। इसलिए देविका के विवाह के बाद तुम चाहे जो भी करो, मैं नहीं रोकूंगा। पर इस समय तुम्हें पसंद हो या ना हो, मेरी बात सबको माननी होगी। रामानंद जी ने आखिरी शब्द कहते समय सुदेश जी को देखा, जो हतप्रभ सी उन्हें देख रही थी। कहाँ सुदेश जी को लग रहा था कि रामानंद जी के आने से उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, और कहाँ एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। रामानंद जी के तेवर देखकर अब उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी इस बारे में कुछ कहने की। ठीक है, हम दोनों देविका के विवाह तक यहीं रहेंगे। गौरव ने रिचिता को देखा और वहां से चला गया। रामानंद जी ने भी ध्यान दिया। इस पूरे समय गौरव ने एक बार भी अपनी माँ और बहन की ओर नहीं देखा। उनका अनुभवी मन उनसे कह रहा था, समस्या बड़ी है और गौरव के मन पर लगी चोट गहरी, मगर जब तक वो पूरा सत्य नहीं जान लेते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। गौरव कमरे में आकर गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है, जिसके तीखे कोने से लगकर उसका हाथ छिल जाता है और उस जगह से खून निकलने लगता है। मगर गुस्से में गौरव को ना चोट के दर्द का पता चलता है और ना हाथ से बहने वाले गर्म खून का। रिचिता जैसे ही कमरे में आती है, उसकी नज़र फर्श पर टपकती खून की बूंदों पर जाती है। जैसे ही थोड़ा ऊपर देखती है तो उसे जख्मी हाथ और उससे बहता खून दिखता है। अरे, ये चोट कैसे लगी आपको? रिचिता दौड़कर गौरव के हाथ को देखती है। गौरव इस तरह रिचिता को अपना हाथ पकड़ते देख चौंक जाता है। तभी उसका ध्यान अपनी चोट पर जाता है। कुछ नहीं, शायद गलती से लगा है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। गौरव को अब भी गुस्से के कारण उस चोट या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? आप यहाँ बैठिए। रिचिता गौरव को पलंग पर बिठा देती है। गौरव उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे रिचिता का उसकी परवाह करना अच्छा लग रहा था। रिचिता गौरव के जख्म से खून साफ कर रही थी। तब उसे अपनी नज़र धुंधली सी लगने लगी। जब रिचिता ने एक हाथ से अपनी आंख को छुआ तो आंसू की बूंद उसकी उंगली पर आ गई। रिचिता ने अपना चेहरा झुका दिया ताकि गौरव के उसके आंसू ना दिखें। वहीं गौरव ने भी अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया, क्योंकि जहां उसे रिचिता का उसकी परवाह करना अच्छा लग रहा था, वहीं उसे उसकी कहीं बातें याद आ जाती और उसके जाने के ख्याल से ही गौरव का दिल बैठने लगा था। आपको इस तरह गुस्से में खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए।
ऋषिता ने पट्टी बांधने के बाद कहा। तुम नहीं समझोगी, गौरव वहाँ से जाते हुए कहा। अगर मैं ये कहूँ मैं सब जानती हूँ तो? ऋषिता ने जैसे ही शब्द कहे गौरव के पांव वहीं जम गए। आश्चर्य मिश्रित डर के साथ गौरव ऋषिता को देख रहा था। वहीं उसके अंतर मन में कई सवाल आकर अपना जवाब तलाश रहे थे। तो क्या ऋषिता को सब सच पता है? क्या उसे पता है देविका की चोट की असली वजह? या फिर माँ की चोट एक पल में ठीक कैसे हो गई वो जानती है? अगर हाँ तो वो अब क्या करने वाली है? ये सब सोचकर ही गौरव के माथे और हथेलियों में पसीना आने लगा। क्या हुआ आपको? ऋषिता ने गौरव के माथे से बहते पसीने को देखकर कहा। लगता है आपकी तबीयत खराब होने लगी है। आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऋषिता ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे पलंग की ओर ले जाने लगी। गौरव ने एक बार ऋषिता को देखा, फिर अपने हाथ को जिसे ऋषिता ने पकड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ, गौरव ने अपने दूसरे हाथ से ऋषिता के हाथ को अलग करते हुए कहा। ऋषिता हतप्रभ सी गौरव का चेहरा देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों गौरव ने उसका हाथ इस तरह से छुड़ा दिया। इसका जवाब वो गौरव के खामोश चेहरे में तलाश रही थी, मगर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गहरी सांस ली। गौरव का हाथ फिर से पकड़ लिया। एसी चल रहा है, फिर भी आपको इतना पसीना आ रहा है और खुद को ठीक कह रहे हैं। अब बिना एक शब्द कहे चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जितने हक से ऋषिता ने गौरव का हाथ पकड़ा, गौरव इस बार उसे छुड़ा नहीं पाया। वो बस ऋषिता को ही देखे जा रहा था जब तक वो कमरे से निकल रसोई की ओर नहीं चली गई। कुछ ही देर में ऋषिता पानी लेकर आती है। आप गिलास लीजिए, मैं आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, उससे आपको दर्द कम होगा। ऋषिता गिलास देकर बाहर जाने लगी। जब इतनी परवाह करती हो तो क्यों हर बार छोड़कर जाने की बात करती हो? गौरव ने ऋषिता को जाते देख मन ही मन कहा। अचानक ऋषिता रुक गई और उसने पलटकर गौरव को देखा। गौरव की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसे लगा शायद उसने अपने शब्द मन में कहने की बजाय जोर से कह दिए और ऋषिता ने उन्हें सुन लिया हो। आपने कुछ कहा? ऋषिता ने गौरव से सवाल किया। नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, गौरव ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। ऋषिता कुछ देर उलझन में गौरव को देखती रही, फिर वहाँ से चली गई। तू बिना ऋषिता, एक तो तेरे कान बजते हैं, जो नहीं कहा वो भी सुन लेती है, ऊपर से दवाई यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती है। ऋषिता ने खुद से बड़बड़ाते हुए रसोई में नज़र घुमाई तो एक डिब्बे के ऊपर से दवाई का पैकेट दिख गया। तो यहाँ है आप, कहते हुए ऋषिता ने दवाई के पैकेट को उठा लिया। ऋषिता जब कमरे में आई तो गौरव हाथ में गिलास लेकर उसका इंतजार करता मिला। ऋषिता ने बिना कुछ कहे गौरव के हाथ में एक गोली निकाल कर रख दी, जिसे गौरव ने चुपचाप ले ली। मगर इस दौरान दोनों के बीच आंखों की लुका छिपी जा रही थी। गौरव जहां नज़र बचाकर ऋषिता को देख ही लेता, वहीं ऋषिता भी यहाँ वहाँ देखने के बहाने से गौरव को देख लेती। मुझे सब सत्य बताओ, आखिर क्या किया तुम दोनों ने जो वो तुमसे इतना नाराज हैं? रामानंद जी सुदेश और देविका से सवाल कर रहे थे। वो दोनों कभी एक दूसरे को देखती तो कभी रामानंद जी को। वो पापा भाई भाभी के पढ़ाई के लिए घर छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ भाभी अच्छे से पढ़ नहीं पाती है। देविका ने खुद को बचाने का प्रयास किया, जिसमें उसने ऋषिता की पढ़ाई को अपना हथियार बनाया था। बिल्कुल सही कह रही है ये। सुदेश जी ने भी झट से देविका के सुर में सुर मिलाया। शायद बहू ने ही उसे ये सब सिखाया होगा, नहीं तो हमारा बेटा तो कितना सीधा है, आज तक कभी भी हमारे खिलाफ नहीं गया। आज उस लड़की के लिए हमें छोड़ने को तैयार हो गया। सुदेश जी ऋषिता के खिलाफ अपने मन की सारी भड़ास निकाल रही थी। तुम दोनों मुझे कल का जन्मा समझती हो, जो बातें बनाकर मुझे बेवकूफ़ बना लोगी। देविका, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। जब तुम्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता था, तब भी तुम्हारी हर बात समझ जाता था, तो आज क्या तुम्हारा झूठ नहीं समझ पाऊँगा? रामानंद जी ने सख्त स्वर में कहा, जिसे सुनकर ही देविका की गर्दन झुक गई। और तुम? रामानंद जी ने सुदेश जी का रुख करते हुए कहा।
हमारे इतने वर्षों का रिश्ता भूल गई, ये भी भूल गई कि इतने वर्षों में हम एक दूसरे की अच्छी बुरी आदत, हर आदत से परिचित हैं। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया? मैं तुम्हारा झूठ समझ नहीं पाऊंगा। देविका जी और सुदेश जी के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ही नजरें झुकाए अपराधी की तरह खड़ी थी। क्या कहा? हमारा बेटा कितना सीधा है। अरे उसी बेटे ने एक नज़र तुम दोनों को देखा तक नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब उसकी बहन को कोई तकलीफ हो और वो उसे नज़रअंदाज कर दे। तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आ रहा, उसे बहुत चोट पहुंची है और अब वो इतनी आसानी से मानने वाला भी नहीं है। रामानंद जी के स्वर में जहाँ हल्का गुस्सा था, वहीं गौरव को लेकर डर भी था। तो क्या भाई को रोकने के लिए मेरी अभी शादी करवाना जरूरी है? देविका ने डरते हुए ही सही वो सवाल अपने पिता से पूछ ही लिया, जो उसके मन में तूफान मचाए हुए था। वहीं सुदेश जी भी उत्तर की प्रतीक्षा में बेसब्री से रामानंद जी को देखने लगी। हर्षित वैशाली का घर। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें और बाकी सब से भी कह दें। वैशाली इस समय अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन स्पीकर पर था, जिसे वैशाली की बड़ी माँ काजल, सुधा, वैशाली की दादी सब उसकी बात सुन रहे थे। मीरा देवी, तेरी माँ तो ऐसी ही है, बिना बात खुद भी चिंता करती है और दूसरों को भी अपनी चिंता में लपेट लेती है। मीरा देवी ने वैशाली की माँ और बड़ी माँ को देखकर कहा, क्योंकि वो दोनों ही वैशाली की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसे मायके लाना चाहती थी, ताकि अतीत में हुई भूल फिर से ना हो। वैशाली, क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार जो करती हैं, उन्हें परवाह है मेरी। वैशाली ने अपनी माँ का, बड़ी माँ का साथ दिया। मीरा देवी, तो क्या बाकी सब तुझसे प्यार नहीं करते? क्या मुझे तेरी परवाह नहीं है? और मीरा देवी की बात अधूरी रह गई, क्योंकि वैशाली बीच में ही बोल पड़ी। वैशाली, दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो। वैशाली ने अपनी दादी से प्यार जताते हुए कहा। मीरा देवी, ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन मत लगा। अगर तुम्हें सच में कभी भी लगे कि तुझे यहाँ आ जाना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे सीधा फ़ोन कर देना। यहाँ से कोई ना कोई आ जाएगा। पिछली बार की तरह अपने मन में दबाकर मत रखना कुछ भी। तू बेटी है इस घर की, तुझे विदा जरूर किया है, परंतु खुद से अलग नहीं। समाज के लोग या कोई रीति या परंपरा तुझसे बढ़कर नहीं है, इसलिए कोई भी व्यर्थ की बात सोचे बिना सीधा तू यहाँ आ सकती है, कभी भी। वैशाली, हेलो वैशाली, तुम सुन रही हो? मीरा देवी को जब वैशाली की कोई आवाज़ नहीं आती तो वो कुछ देर वैशाली का नाम लेती है, फिर फ़ोन देखती है कहीं कॉल तो नहीं कट गई, परंतु स्क्रीन पर कॉल अब भी दिख रही थी। ये देखो, वैशाली के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगती है। वैशाली, हाँ दादी। वैशाली बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मीरा देवी की बातों को सुनकर उसके अंदर भावनाओं का तीव्र वेग उत्पन्न हो रहा था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से काबू कर रही थी, ताकि उसके परिवार को ये ना लगे कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो कमरे से बाहर पाँव तक नहीं रखने देते, खाना भी कमरे में ही लाते हैं। माँ और भाभी तो सारा दिन मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मैं बता नहीं सकती। मुझे क्या खाना है, मेरी दवाई, हर बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए आप सब मेरी चिंता ना करें, बल्कि आप सब जल्दी से मुझे मिलने आ जाओ, ताकि मैं और खुश हो जाऊं। मीरा देवी, ये भी कोई कहने की बात है, हम सब जल्दी ही आएंगे। तू अपना ख्याल रखना, मैं रखती हूँ। मीरा देवी ने सबको देखकर कॉल कट कर दी। इस समय सबके चेहरे पर सुकून था, वैशाली के खुश रहते देखने का सुकून। वैशाली ने जैसे ही बात खत्म कर दरवाजे की ओर देखा, हर्षित दरवाजे पर खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा था। आज आप इतनी जल्दी कैसे आए, और आने के बाद कुछ कहा क्यों नहीं? छुपकर मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? वैशाली हर्षित को देखकर सवाल करने लगती है। अस्पताल, लगता है आपका ब्लड प्रेशर नहीं देखा है। नर्स, इनका ब्लड प्रेशर जरा देख लो। हर्षित और वैशाली डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। डॉक्टर इस समय वैशाली की रिपोर्ट देख रहा था।
वैशाली को बहुत अजीब लगा जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बीच में ही उसके ब्लड प्रेशर को देखने की बात कही। इसलिए वैशाली ने हर्षित को देखा। हर्षित ने वैशाली को आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अच्छा डॉक्टर, ब्लड प्रेशर तो यहाँ भी चेक हो सकता है ना? हर्षित ने डॉक्टर से कहा, जो कि वैशाली का डर देखकर परेशान हो गया था। उसे पता था इस बच्चे से जुड़ी हर बात वैशाली के खुशी और दुख का कारण बन सकती है। हाँ, हो सकता है, परंतु मैं चाहता हूँ वैशाली उस कमरे में जाए। एक इंजेक्शन भी बाकी है तो वो भी लग जाएगा। दूसरा क्या है, तुम इतनी बार आए फिर भी ठीक से बात नहीं हो पाई हमारी। बस मैं सोच रहा था वैशाली जब तक ये सब करवाए तब तक थोड़ी बात भी हो जाएगी। अरे भाई, इतने अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे। मैं सिर्फ वैशाली का डॉक्टर ही तो नहीं हूँ। डॉक्टर ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। इस बार हर्षित ने वैशाली को देखा तो वैशाली ने उसे मुस्कुराकर आश्वस्त किया ताकि हर्षित को लगे कि वो अकेली भी जा सकती है। फिर वैशाली नर्स के साथ वहाँ से चली गई। उसे लगा शायद डॉक्टर को हर्षित से कुछ ऐसी बात करनी हो जो उससे ना जुड़ी होकर काम या परिवार से जुड़ी हो, इसलिए वो बिना परेशान हुए वहाँ से जाने को तैयार हो गई। हर्षित बड़े ध्यान से डॉक्टर को देख रहा था, जिनके चेहरे पर वैशाली के सामने मुस्कान थी, अब उसकी जगह परेशानी की लकीरों ने ले ली थी। उनके हाव भाव और चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था जैसे वो हर्षित से कुछ कहना चाहते हों मगर कह नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ, वैशाली ठीक तो है? हर्षित ने डॉक्टर के चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ते हुए कहा। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। पहले मुझे लगा था शायद दवाइयों से ठीक हो जाएगी, परंतु इस बार भी रिपोर्ट में कोई खास अच्छी खबर नहीं है। क्या बात है डॉक्टर? हर्षित ने बड़े मुश्किल से ये शब्द कहे थे, जहां वो मन ही मन उस खबर को सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वहीं वैशाली के बारे में सोचकर ही उसका मन कमज़ोर होता जा रहा था। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। पहले हमें लगा था कि धीरे धीरे दवाइयों से ये हो जाएगा, मगर अब गर्भावस्था को 4 महीने होने को आए हैं और बच्चा अब भी वैसा ही। दवाइयों से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ने हर्षित की ओर पानी का गिलास बढ़ाया। कुछ देर हर्षित के पानी पीने का और सामान्य होने का इंतजार करने लगा। मुझे लगता है शायद गर्भ गिराना होगा, नहीं तो बच्चा बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं होगा। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, हर्षित ने गिलास अचानक टेबल पर रख दिया। हर्षित के आंखों के सामने वो सारे पल चलचित्र से आने लगे जब वो और वैशाली बच्चे के नाम सोचते थे, उसके भविष्य की कल्पना करते थे। अब वो सारे सपने रेत के महल की तरह ढहते नजर आ रहे थे। खुशियों की धूप के बीच गम का अंधेरा छाने लगा था। अतीत एक बार फिर नए जख्म देने लौटकर आने लगा था। हर्षित चमत्कार की उम्मीद में अब भी डॉक्टर को देख रहा था, जैसे डॉक्टर उससे कहेंगे कि अभी उन्होंने जो भी कहा वो झूठ था, या फिर उनके पास इस समस्या का उपाय है। अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने हर्षित की नज़रों में उभरते सवालों को देखकर कहा, हो सके तो तुम वैशाली से बात कर लेना। डॉक्टर की बात सुनकर हर्षित अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आहट होती है और वैशाली अंदर आती है। सब ठीक है, वैशाली ने डॉक्टर को एक पर्ची देते हुए कहा। डॉक्टर ने पर्ची को देखने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी जो विटामिन कैल्शियम की टैबलेट थी, और वो बस वैशाली को दिखाने के लिए ही थी, क्योंकि अब वो और हर्षित दोनों ही जानते थे इस बच्चे का इस दुनिया में आना नामुमकिन था। हर्षित वैशाली का घर। क्या हुआ? खाने के बाद वैशाली ने हर्षित से पूछा। कुछ भी तो नहीं, हर्षित ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। कैसे कुछ नहीं? अस्पताल से लेकर घर तक आप एक शब्द भी नहीं बोले। आज खाना भी ठीक से नहीं खाया। अभी भी ऐसे चुप से हो जैसे मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वैशाली ने हर्षित से जब सवाल किए तो हर्षित को जवाब देना भी मुश्किल लगने लगा। वो तो वैशाली से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। हर्षित। वैशाली पास जाकर हर्षित का हाथ पकड़े अपने पास बिठा लेती है। कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? क्या आप मुझे कमज़ोर समझते हैं जिसके कारण मुझे वो बात नहीं बताना चाहते, या किसी दुख से मुझे बचाने के लिए छिपा रहे हैं?
क्या वो बात हमारे बच्चे? कहते हुए अचानक वैशाली का गला भर आया। हर्षित ने उसकी आवाज़ की नमी को महसूस कर वैशाली को कसकर गले से लगा लिया। कुछ आंसू वैशाली की आंखों से बहकर हर्षित के हाथों पर गिर गए। कुछ बूंदों को गिरने से पहले ही वैशाली ने आंखों में समेट लिया। ये बच्चा, हमारा बच्चा। हर्षित की आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। भावनाओं के बहाव ने शब्दों को अपने साथ बहा दिया हो जैसे। हर्षित ने कसकर वैशाली का हाथ पकड़ लिया, जिसके कारण वैशाली हर्षित के चेहरे को देखने लगी थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।